आज की वीडियो में बात करेंगे वीगन्स के कॉमन ऑब्जेक्शंस पर जो एनिमल प्रोडक्ट्स के कंजम्पशन के हवाले से होते हैं और उन ऑब्जेक्शंस के बदले में दिए जाने वाले जवाब के काउंटर आर्गुमेंट्स को भी डिस्कस करेंगे। सो विदाउट अ फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले वो लोग जो रिलीजियसली वीगन हैं और कंसिडर करते हैं एनिमल्स को एज देयर क्रिएटर एंड वर्शिप देम, तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है, ये स्पेसिफिकली उन वीगन इन्फ्लुएंसर्स के लिए है जो डीमोनाइज करते हैं एनिमल प्रोडक्ट्स को और उसके थ्रू होने वाले बेनिफिट्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं। सबसे पहला और कॉमन ऑब्जेक्शन कि रिस्पेक्ट एनिमल्स एंड डोंट हार्म देम, डोंट किल देम। लेकिन एग्जैक्ट इसी पॉइंट पर इनके कॉलो फेल में तजाद आता है। कैसे कि जब भी क्रॉप्स की ग्रोथ होती है और उनकी प्लफिंग और हार्वेस्टिंग होती है तो बहुत सारे एनिमल्स की डेथ होती है, जिसके अंदर इंसेक्टिसाइड्स के यूज की वजह से इंसेक्ट्स की डेथ हो रही है। और हमारे पास जो स्पेसिफिकली डाटा मौजूद है वो है माइस डेथ से रिलेटेड, जो कि 15 से 25 माइस की डेथ होती है पर एकड़ जमीन पर, अलॉन्ग विद अदर स्मॉल मैमल्स जिसके अंदर स्नेक्स हैं, लिजर्ड्स हैं और दूसरे जानवर। और अगर आप किसी वीगन इन्फ्लुएंसर से ये बात करेंगे कि व्हाई डोंट दे रिस्पेक्ट दोज लाइव्स, आर दे अगली और व्हाट, अनलाइक रूमिनेंट एनिमल्स, तो वो काउंटर आर्गुमेंट देते हैं कि ज्यादा प्लांट्स और क्रॉप्स की डेथ होती है यानी कंजम्पशन होती है थ्रू एनिमल एग्रीकल्चर एज कम्पेयर टू अ वीगन डाइट। आसान अल्फाज में इसका मतलब कि जब आप एनिमल्स की फार्मिंग्स कर रहे हैं तो उनको खिलाने के लिए उससे कहीं ज्यादा प्लांट्स और क्रॉप्स की डेथ होती है जितना कि वीगन डाइट के ऊपर एक इंसान कंज्यूम करेगा। अब अज्यूम करते हैं कि हमने एनिमल प्रोडक्ट्स को छोड़ दिया और सब इंसान आ गए वीगन डाइट्स के ऊपर। अब इन डाइट्स की सस्टेनेबिलिटी के लिए लार्ज स्केल क्रॉप्स की प्रोडक्शन होगी, जिसके नतीजे में वही लाखों जानवरों का कत्ल होगा। वाइल्ड लाइफ को डिस्प्लेस होना पड़ेगा क्योंकि अक्सर जमीनों के ऊपर आप क्रॉप्स ग्रो कर रहे होंगे। जब हम लार्ज स्केल क्रॉप प्रोडक्शन करेंगे तो उससे बहुत सारे इकोसिस्टम पर पोटेंशियल नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं। सबसे पहला डिफॉरेस्टेशन, एग्रीकल्चरल लैंड के लिए स्पेस बनाने के लिए डिफॉरेस्टेशन करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ इफेक्ट होगी और उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। एक्वेटिक इकोसिस्टम को नुकसान होगा क्योंकि पानी का ज्यादा यूज और फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के थ्रू वाटर पॉल्यूशन बढ़ेगा। इसके अलावा पोटेंशियली बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो सकता है। किस तरह से? जब आप नेचुरल हैबिटाट्स को कन्वर्ट करेंगे एग्रीकल्चरल लैंड में तो अवेलेबल स्पेस वाइल्ड लाइफ के लिए कम हो जाएगी कि जिसकी वजह से कुछ स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। और फिर इशू आता है सोय, व्हीट और कॉर्न जैसी क्रॉप्स के साथ जो कि प्रोड्यूस होती हैं मोनोकल्चर फार्मिंग के थ्रू। मोनोकल्चर फार्मिंग से सबसे पहले इशू आता है सॉइल डिग्रेडेशन का। मतलब जब आप सेम क्रॉप्स को बार बार ग्रो करते हैं तो ओवर टाइम उस सॉइल की फर्टिलिटी और न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट हो जाते हैं। और दूसरा कि मोनोकल्चर फार्मिंग के अंदर आपको हैवी यूज करना पड़ता है पेस्टिसाइड्स का, क्योंकि मोनोकल्चर फील्ड्स ज्यादा ससेप्टेबल होती हैं टू पेस्ट्स एंड डिजीजेस। कि फिर ये चीज एडवर्सली इफेक्ट करती है एक्वेटिक इकोसिस्टम्स को, क्योंकि जो करीब के वाटरवेज होते हैं क्रॉप्स का वेस्ट वहीं जाता है। डिड यू सी दैट? सो देयर इज नो रीजन टू कंज्यूम ओनली अ प्लांट बेस्ड डाइट्स, क्योंकि बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो एनिमल्स के अंदर मौजूद हैं और प्लांट्स के अंदर मौजूद नहीं है। कि इस ऑब्जेक्शन पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले जब हम कहते हैं कि एवोल्यूशनरीली कंसिस्टेंट है कि हमारे एंसेस्टर्स तक कंज्यूम करते हुए आ रहे हैं प्लांट्स भी और एनिमल्स भी अपनी नीड्स के लिए और सर्वाइवल के लिए, तो फिर ऑब्जेक्शन ये आता है कि हम 20th सेंचुरी में रह रहे हैं जहां पर इंसान बहुत ज्यादा सोशलाइज हो चुका है, तो हम क्यों अब उस तर्ज पर जिंदगी बसर करें जैसे हम पहले जमाने में किया करते थे जब इंसान जंगलों और गारों में रहा करता था। और उस टाइम पर तो स्लेवरीज वगैरह यानी गुलामी भी कॉमन था और लीगल था। अब इस तरह का कंपैरिजन इग्नोर कर देता है एनिमल्स के रोल को जो वो प्ले करते हैं हमारी न्यूट्रिशन में और एनवायरमेंटल बैलेंस में। उनमें क्रिटिकल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स वो मौजूद होते हैं जो कि प्लांट्स में बिल्कुल नहीं है, और वो न्यूट्रिएंट्स प्रूवन है हेल्थ और लॉन्जेविटी के लिए। उसके अलावा नॉर्मल मिनरल्स और विटामिन्स भी एनिमल प्रोडक्ट्स के अंदर ज्यादा बायो अवेलेबल फॉर्म में मौजूद होते हैं एज कम्पेयर टू प्लांट्स। बायो अवेलेबल मतलब कि वो ऑलरेडी ऐसे स्ट्रक्चर में मौजूद हैं कि रेडिली एब्जॉर्ब हो जाएंगे इंटेस्टाइन्स के थ्रू। जबकि वही विटामिन्स और मिनरल्स आपको प्लांट सोर्सेज से अगर आ रहे हैं तो बॉडी उनको सर्टेन फॉर्म में कन्वर्ट करती है कि फिर वो एब्जॉर्ब होते हैं बॉडी में। इसके अलावा चूंकि 20th सेंचुरी है और इंसान ज्यादा सिविलाइज हो चुका है तो एनिमल्स को भी एथिकली ट्रीट किया जाता है और एक रिस्पॉन्सिबल रीजेनरेटिव एनिमल एग्रीकल्चर होता है, एनिमल फार्मिंग होती है। और इससे इकोसिस्टम को भी बेनिफिट मिलता है क्योंकि सॉइल की एनरिचमेंट होती है एनिमल्स के वेस्ट प्रोडक्ट से जब उनको फील्ड में चलाया जाता है। अब ये बात समझने की जरूरत है कि ये पूरा प्रोसेस एक फूड चेन से रिलेटेड है। हर स्पीशी अपने सर्वाइवल के लिए डिपेंडेंट है दूसरी स्पीशीज के ऊपर, लेकिन ये कॉमन फिनोमेना फूड चेन का वीगन्स की समझ में नहीं आता और वो इस तरह का ऑब्जेक्शन करते हैं कि क्या आप अपने सर्वाइवल के लिए अपने बच्चों को मारेंगे, क्या उनका कत्ल करेंगे, और अगर नहीं कर सकते तो दूसरे जानवरों के साथ ऐसा सलूक क्यों? डिड यू सी दैट?
अब इस तरह के फॉल्स कंपैरिजंस आपके इमोशंस को ट्रिगर करने के लिए किए जाते हैं, क्योंकि इस तरह से नेचुरल इकोसिस्टम्स फंक्शन नहीं करते। इवन कार्निवोरस एनिमल्स भी, लेट अलोन ह्यूमंस जो कि ऐसा काम नहीं करेंगे, लेकिन कार्निवोरस एनिमल्स भी अपनी ही जैसी स्पीशीज का शिकार नहीं करते अपने सर्वाइवल के लिए। चाहे कि वो अपने बच्चों को मारेंगे, अपने सर्वाइवल के लिए वो जानवर भी दूसरे जानवर का जो कि उनकी स्पीशीज से नहीं है उसका शिकार करते हैं। वो अलग बात है कि अगर उनकी स्पीशी का कोई इंडिविजुअल किसी वजह से मर गया तो उसका कंजम्पशन कर सकते हैं। हम एज ह्यूमंस डिजाइन हुए हैं इस तरह से कि हम प्लांट्स और एनिमल्स दोनों का कंजम्पशन करें अपने सर्वाइवल के लिए, जिसका ये मतलब नहीं है कि हम बगैर सोचे समझे दूसरी लिविंग स्पीशीज को नुकसान पहुंचाएंगे, बल्कि एथिकली अपनी न्यूट्रिशनल नीड्स को बैलेंस करेंगे। अब आते हैं अगले ऑब्जेक्शन की तरफ, जो कि है फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस, कि जिसके अंदर कुछ वीगन्स कहते हैं कि हमारी स्टमक की एसिडिटी इतनी नहीं है कि हम एनिमल प्रोटीन्स को कंज्यूम कर सकें, क्योंकि मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट है एनिमल सोर्सेज के अंदर प्रोटीन्स। तो उसके लिए इस रिसर्च आर्टिकल के अंदर रिसर्चर्स ने देखी इंसानों के फास्टेड स्टमक की पीएच, जो कि थी अराउंड 1 से 3, जबकि डॉग्स की होती है अराउंड 2। तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है स्टमक की एसिडिटी में, एंड वी कैन इजीली डाइजेस्ट एनिमल प्रोटीन्स। अब अगर हम इंटेस्टाइन्स का डिफरेंस देखें अपना और चिंपैंजीज वगैरह का, क्योंकि साइंस के मुताबिक वही हमारे क्लोजेस्ट रिलेटिव्स हैं, तो उनकी लार्ज इंटेस्टाइन्स 20 फीट लॉन्ग है, जबकि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन्स, लार्ज इंटेस्टाइन्स वो पार्ट है हमारी बॉडी का कि जहां पर फाइबर्स वगैरह की फर्मेंटेशन होती है, कोई प्रोटीन्स वगैरह की या फैट्स की डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन नहीं होती। और चिंपैंजीज में चूंकि ये एबिलिटी है कि वो फाइबर्स वगैरह को डाइजेस्ट कर सकते हैं और उससे न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट करके अपनी बॉडी के मसल्स और टिश्यूज वगैरह डेवलप कर सकते हैं, जबकि हम फाइबर्स को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इस वजह से हमारी लार्ज इंटेस्टाइन्स 10 फीट हैं, जबकि उनकी लार्ज इंटेस्टाइन्स 20 फीट हैं, और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन्स 20 फीट हैं, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन्स वो पार्ट है जहां पर मेजर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होती है प्रोटीन्स की और फैट्स की हमारी बॉडी में, और चिंपैंजीज में सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन्स 10 फीट की हैं। अब आते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्शन की तरफ, जिसके अंदर वीगन्स क्लेम करते हैं कि आप प्लांट सोर्सेज से वो सारे न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम कर सकते हैं जो कि आप एक एवरेज एनिमल डाइट से कंज्यूम करेंगे। सो लेट्स लुक इनटू दैट। ये सारे वो लिस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि आप प्लांट सोर्सेज से कंज्यूम नहीं कर सकते। एक एक को इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे इस लिस्ट के अंदर। सबसे पहले आता है विटामिन B12 की, जिसकी सप्लीमेंटेशन करनी पड़ती है वीगन्स को, और इसकी डिफिशियंसी वजह बनती है पर्नीशियस एनीमिया की। उसके बाद आता है विटामिन D3 जो कि एनिमल सोर्सेज में होता है एज कोलीकैल्सिफेरॉल। इसका प्लांट्स में वर्जन है D2 जो कि है एर्गोकैल्सिफेरॉल, और उसको भी बॉडी में एट द एंड एक्टिवेट होने के लिए कन्वर्ट होना होता है D3 में, और वो बहुत पुअरली कन्वर्ट होता है। उसके बाद आता है विटामिन A जो कि एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट है एज रेटिनॉइड्स और प्लांट्स के अंदर मौजूद होता है एज कैरोटिनॉइड्स। रेटिनॉल एक बायो अवेलेबल फॉर्म है और कैरोटिनॉइड्स को भी कन्वर्ट होना होता है बॉडी में जाके रेटिनॉल्स में। लेकिन यहाँ पर इशू ये आता है कि प्लांट्स में बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो कैरोटिनॉइड्स कैटेगरी में आते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 2-3 ऐसे कंपाउंड्स हैं कि जिनके अंदर विटामिन A की एक्टिविटी है, मतलब वो प्रीकर्सर्स हैं विटामिन A के लिए, जिसमें आता है अल्फा कैरोटीन और बीटा कैरोटीन और टू सम एक्सटेंट गामा कैरोटीन। उसके अलावा दूसरे कैरोटिनॉइड्स हैं कि जिनके एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर फंक्शन है, मगर विटामिन A की एक्टिविटी उनके पास नहीं है। उसके बाद आता है विटामिन K2 कि जिसका प्लांट्स में वर्जन है K1 जो कि पुअरली कन्वर्ट होता है अगेन, और K2 की फॉर्म में कुछ फर्मेंटेड डिशेस के अंदर मौजूद होता है। अब विटामिन K2 के कुछ वेरिएंट्स हैं, कुछ सब टाइप्स हैं जो कि डिस्कवर्ड है MK4 से MK15 तक। अब इनमें से गट बैक्टीरिया MK4 को छोड़कर यूजुअली बाकी वेरिएंट्स प्रोड्यूस कर लेते हैं। MK4 है कि ये आपको डाइटरी सोर्सेज से मिलता है, K2 MK4 जिसकी सोर्सेज हैं चिकन, एग योक्स अंडे की जर्दी या मक्खन, देसी घी वगैरह। उसके अलावा अगर आप फर्मेंटेड फूड्स प्लांट सोर्सेज के कंज्यूम कर रहे हैं तो फिर आप MK5 से MK15 तक वहां से हासिल कर सकते हैं MK4 को छोड़कर। लेकिन विटामिन K इतना इशू नहीं होता वीगन डाइट के ऊपर। उसके बाद आते हैं टॉरिन क्रिएटिन पर। क्रिएटिन तो मोस्ट रिसर्च्ड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है और प्रूवन है अपने पॉजिटिव हेल्थ बेनिफिट्स के लिए, जिसमें इंप्रूव करता है आपके मसल्स के फंक्शन को, ब्रेन फंक्शन को, कॉग्निटिव फंक्शन को और मेमोरी को। जबकि टॉरिन आपके मसल फंक्शंस को इंप्रूव करता है और आपकी बाइल एसिड फॉर्मेशन में हेल्प करता है और एज एन एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन करता है और प्रूवन है फॉर हेल्थ एंड लॉन्जेविटी। उसके बाद बात करते हैं कार्निटीन की। तो ये देखा गया है कि फैट लॉस में आपके हेल्प करता है और अलग से सप्लीमेंटल फॉर्म में इसकी एडवर्टाइजमेंट्स हो रही होती हैं कि ये आपको फैट लॉस में हेल्प करेगा, बट दैट्स अनदर डिबेट। उसका इफेक्ट साइज इतना नहीं है कि अगर आप अकेले उसको कंज्यूम करेंगे बाकी फैक्टर्स का ख्याल रखे बगैर तो उसका कोई ऐसा इफेक्ट होगा आपके फैट लॉस पर। फिर आता है कोलेजन सिंथेसिस के लिए न्यूट्रिएंट्स के, जिसमें से गोश्त में मौजूद होता है 4-हाइड्रोक्सीप्रोलीन जो कि हेल्प करता है आपके कोलेजन सिंथेसिस में, कि जिस कोलेजन में फिर कैल्सिफिकेशन होती है बोन फॉर्मेशन के लिए, अगेन एब्सेंट इन प्लांट्स। अक्सर वीगन इन्फ्लुएंसर्स प्लांट बेस्ड
कोलेजन के सप्लीमेंट्स बेच रहे हो। उसके अलावा बात करते हैं कोलिन पर, जो अगेन इंप्रूव करता है आपके ब्रेन फंक्शनिंग और सेल ट्रांसमिशन और मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। फिर आता है हीम आयरन। आयरन की दो फॉर्म्स होती हैं, हीम आयरन और नॉन हीम आयरन। नॉन हीम आयरन प्रेजेंट होता है एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में, जबकि हीम आयरन सिर्फ प्लांट सोर्सेज के अंदर मौजूद है और सबसे ज्यादा बायो अवेलेबल फॉर्म है आयरन की एब्जॉर्प्शन की बॉडी में। अक्सर डिफिशियंसीज होती हैं वीगन डाइट के ऊपर वीगन्स को आयरन की। नॉन हीम आयरन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए आपको इसका कंजम्पशन विटामिन सी के साथ करना पड़ता है, जैसे कि नींबू, तो वो थोड़ा बेटर एब्जॉर्ब होता है बॉडी में। दिस इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। फिर आता है अगला जो कि है ओमेगा 3। ओमेगा 3 की कॉमनली 3 फॉर्म्स पाई जाती हैं, ALA, EPA और DHA, जिसमें से स्पेसिफिकली DHA है जो कि प्रूवन है फॉर ब्रेन एंड कॉग्निटिव फंक्शनिंग। अब इशू ये है कि प्लांट्स के अंदर मौजूद है सिर्फ और सिर्फ ALA, अल्फा लिनोलेनिक एसिड, जो कि बहुत पुअरली कन्वर्ट होता है बॉडी में जाकर इनटू EPA एंड DHA, जबकि ब्रेन डेवलपमेंट में, कॉग्निटिव फंक्शनिंग में, इंप्रूव्ड मेमोरी में मेजर फंक्शन है DHA की फॉर्म का, जो कि अगेन एक इशू हो सकता है और अक्सर होता भी है वीगन डाइट्स पर। इसी के साथ ये पूरी लंबी वीडियो यहाँ पर होती है खत्म। आई बेट कि यू मस्ट हैव found the video helpful and valuable, and if that's the case, hit that thumbs up, share your thoughts in the comments. See you in the next video.